नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार से फिर हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हम देख लेते हैं क्या किया है। हमने अंग्रेजी नीतियों को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कई सारे स्टेप को अब तक जान लिया है, चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे हमने पुलिस प्रशासन की बात की, चाहे हमने बैंकिंग की, रेलवे की, भू राजस्व की बात की या कृषि के ऊपर हमने बात की। तो चलिए आज हम बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों की। किसकी? सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक और जो संस्कृति थी, सांस्कृतिक जो नीति थी, इसको लेके अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए, यानी कि हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन लाने की बात की। चाहे वो सती प्रथा का अंत रहा हो, चाहे दास प्रथा का अंत रहा हो, चाहे दास प्रथा को अंत किया हो, या किसी भी दूसरी प्रथा की बात करें, या मैं बात करूं हमने जो लड़के और लड़की की शादी की जो एज थी उसको किस तरह से निर्धारित किया। और थोड़ा सा हम स्टेप देखेंगे आज 1885 के अंदर कैसे एयू ह्यूम्स द्वारा किन परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस की स्थापना की जाती है। हालांकि हमारा एक विशेष लेक्चर कंप्लीट कांग्रेस के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन होंगे उन अधिवेशन को देखेंगे, परंतु आज हम क्या देखने वाले हैं, अंग्रेजों की सामाजिक और जो सांस्कृतिक नीतियां हैं, कौन कौन सी नीतियों को इन्होंने अपनाया, इन्हीं नीतियों के ऊपर हमें आज मुख्य रूप से चर्चा करनी है। यदि इन नीतियों के ऊपर मैं विस्तार से जाऊं तो हमें इनको क्या है, 4 स्टेप में पढ़ना पड़ता है। मुख्य रूप से हम कितने पढ़ते हैं? 4 में। हम सबसे पहले प्रथम चरण को देखते हैं। यदि मैं प्रथम चरण के समय की बात करूं तो यह 1772 से आरंभ होता है और लगभग 1813 तक यह चरण क्या है, भारत में चलता रहता है। इसको उदासीन नीति का कहा जाता है। कैसा बोलते हैं? उदासीन नीति। यानी अंग्रेजों ने क्या है, यदि मैं 1772 से लेकर 1813 के बीच की बात करूं तो अंग्रेजों ने उदासीन नीतियों को अपनाया। भारत के अंदर ज्यादा दखल अंदाजी देने की कोशिश नहीं की। सिर्फ किया क्या कि यहां पे जो लगातार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, किसको? उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, या मैं कहूं ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी उसके प्रभाव इस चरण के ऊपर भारत के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। इसके अनुरूप क्या किया जाएगा, कई तरह की किताबें जो होगी, धार्मिक जो किताबें होगी, चाहे जय संहिता की बात हो, चाहे गोविंद गीत की बात हो, चाहे श्रीमद् भागवत की बात हो, इन सभी का भारत में क्या देखने को मिलेगा, अनुवाद देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रारंभ होता है इनका दूसरा चरण। कौन सा? दूसरा चरण भारतीय सरजमी पे प्रारंभ होता है और यह रहता है 1813 से लेके, कहां से लेके? 1813 से लेके 1857 के बीच का। इतने में क्या होता है, भारत का दूसरा चरण आता है और यह होता है सक्रिय दखल अंदाजी। यहां पे हम क्या कहेंगे कि अंग्रेज भारत की राजनीति में क्या करने लगेंगे, सीधे रूप से दखल अंदाजी करने लगेंगे। हालांकि इससे पहले हड़प जैसी नीतियां भारत में आने लगेगी। शाहिक संधि लॉर्ड वेलेस्ली भारत में लेके आएंगे, उसके विस्तार को बढ़ाना प्रारंभ करेंगे और इसी अनुरूप में क्या होगा, भारत में अंग्रेजों का तीसरा चरण, कौन सा? तीसरा चरण प्रारंभ होगा और यह होगा 1857 से लेके 1885 के बीच का। यह कौन सा चरण रहेगा? तीसरा चरण रहेगा और इसको हम बोलते हैं रूढ़िवादी चरण। कौन सा? रूढ़िवादी चरण। इसमें अनेक रूढ़िवादी प्रथाएं भारतीय संदर्भ में देखने को मिलेगी। अंग्रेज भी इनको काफी हद तक बढ़ावा देंगे और जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद कब से? 1885 से लेके 1947 तक यह क्या रहेगा, चौथा चरण भारतीय सरजमी के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसमें हमें क्या है, अनेक राष्ट्रीयवादी, क्या? राष्ट्रीयवादी, और हमें क्या है, कुछ सामाजिक परिवर्तन, क्या? सामाजिक परिवर्तन भारत के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो इस तरह से देखा जाए तो भारत के अंदर जो सांस्कृतिक नीतियों में बदलाव आ रहा था उनको मुख्य रूप से हम 4 कड़ियों में विभाजित करते हैं, और इन्हीं 4 कड़ियों के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, भारत के अंदर किस तरह के बदलाव अंग्रेज भारत में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो भारतीयों के हमें लगेगा कि ये सहयोग में बात कर रहे हैं, जैसे चरण बदलेगा सक्रिय दखल अंदाजी या हस्तक्षेप की नीति को अपनाएंगे। हम देखेंगे अंग्रेजों का रवैया पूरी तरह से भारत में बदल रहा है। हम 1857 की क्रांति का समय देखेंगे जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में देखने को मिलेगा, यानी कि यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहां पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, और यहां पे क्या होगा, सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी का हमें अधिकार भारतीय सरजमी पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होगी, और इस समय तक भारत में जो जागरूक लोग हैं या मैं कहूं शिक्षा का विस्तार काफी बढ़ जाएगा, और शिक्षा के विस्तार के बाद भारतीय जो राजनेता निकल के सामने आएंगे वो भारत में रिफॉर्म की बात करेंगे, सुधारों की बात करेंगे, और देखेंगे कौन कौन से रिफॉर्म भारतीय सरजमी के ऊपर अंग्रेजों द्वारा किए जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये 4 स्टेप रहने वाले हैं। इन्हीं 4 स्टेप के ऊपर हमें क्या करना है, विस्तार पूर्वक आज के लेक्चर के अंदर चर्चा करनी है। यदि स्टेट पीएससी के अकॉर्डिंग अगर यहां से बात करूं तो लगभग स्टेट पीएससी के अंदर यहां से 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, खास करके सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, नरबली प्रथा, इनसे संबंधित लगभग स्टेट पीएससी और जो लोकल एचएससी और एचपीएससी जो एग्जाम ले रही है या एसएससी जो एग्जाम ले रही है, यहां से लगभग एक क्वेश्चन को डायरेक्टली पुट करने का काम करते हैं। तो चलिए लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितना कंटेंट हम करवा रहे हैं ये सीधे रूप से एनसीईआरटी और जो स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा की किताब है, इन्हीं को फॉलो करके ये नोट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, और जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं उनको भी इनको बनाते वक्त मद्देनजर रखा गया है, यानी कि कोशिश की गई है कि एक भी प्रश्न आपके इस कंटेंट से बाहर न जाए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रथम चरण, किसकी, प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण का जैसा मैंने आपको समय बताया 1772 से लेके कब तक रहेगा, 1813 तक आपको समय जरूर याद रखना है। और किस तरह का चरण रहेगा, ये उदासीन नीतियों का। कैसा रहेगा, जो उदासीन प्रवृत्ति की जो नीतियां आएगी, इन्हीं नीतियों का क्या रहने वाला है, ये चरण भारत के अंदर रहने वाला है। ओके, चलिए यहां पे होगा क्या, मुख्य रूप से 1-2 बातें आपको जरूर याद रखनी है। यहां पे क्या होगा, साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित यहां पे देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित। क्या देखने को मिलेंगे, व्यापारिक हित देखने को मिलेंगे। हालांकि यहां पे मैं बात करूं तो हस्तक्षेप की नीति को क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा, यानी कि यहां पे अंग्रेज क्या है, भारतीय मामलों में इतना दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उनका एकमात्र क्या टारगेट रहने वाला है, साम्राज्यवादी रहने वाला है, यानी कि भारत के अंदर किस तरह से साम्राज्य को बढ़ाया जाए। और दूसरा उनके क्या रहेंगे, मुख्य रूप से व्यापारिक हित रहेंगे कि व्यापार को किस तरह से भारत के अंदर बढ़ाया जाए। दूसरा क्या रहेगा, यहां पे हमें धार्मिक जो परिवर्तन की संभावनाएं हैं वो इसी चरण में देखने को मिलेगी। यहां पे क्या होंगे, जो धार्मिक ग्रंथ होंगे, क्या होंगे, धार्मिक ग्रंथ होंगे, उनका क्या किया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा अध्ययन किया जाएगा। किसका, धार्मिक ग्रंथ जो है उनका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। देखिए आज जिस मनुस्मृति की हम बात करते हैं, हम कहते हैं मनुस्मृति में ये बुराइयां हैं, वो बुराइयां हैं, लगातार इनका हवाला दिया जाता है। जब भारत में प्रथम चरण प्रारंभ होता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, यानी यहां मनुस्मृति का अध्ययन भी होगा, यहां पे श्रीमद् भागवत को भी पढ़ा जाएगा, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। किया क्यों जाएगा, यह चीज समझने वाली है। क्या चीज महत्वपूर्ण है कि इनको अध्ययन अंग्रेजों द्वारा क्यों किया जा रहा है।
कारण यह है कि अंग्रेज भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं भारतीय लोग कैसे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, किस तरह की रीति रिवाजों को वो मानते हैं, और उसको जानने का अच्छा साधन क्या है, यहां के धार्मिक ग्रंथ रहेंगे। एक दुष्ट अंग्रेज मैकाले यहां से मनुस्मृति का अध्ययन करता है और अपने आज जिस मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं वो लगभग मैकाले द्वारा तैयार की गई नीति है, यानी कि मूल स्वरूप जो मनुस्मृति का था उसको पूर्ण रूप से बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे भारत में क्या हो, सामाजिक टकराव की परिस्थितियां पैदा हो, क्योंकि इनका रूल स्टार्टिंग से रहा है डिवाइड एंड रूल, बांटेंगे और राज करेंगे। तो इसका उन्होंने माध्यम किसको चुना? माध्यम चुना मनुस्मृति को, जो कि सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, धार्मिक ग्रंथों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और इन्हीं अध्ययन करने के लिए, अब अध्ययन तो ऐसे तो हो नहीं सकता, तो ये क्या काम करेंगे, एशियोटिक सोसाइटी, कौन सी, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल का निर्माण करेंगे। और दूसरा क्या काम करेंगे, एक भारत के अंदर अनुवाद विभाग, कौन सा, अनुवाद विभाग, इन दोनों की भारत में क्या करेंगे, स्थापना करें। किसकी? एक तो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भारत में स्थापना करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, अनुवाद विभाग की स्थापना करेंगे। किसके अनुरूप? धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद के एवज में। जब एशियोटिक सोसाइटी की बात आती है तो सर विलियम का नाम आता है। किसका? सर विलियम का नाम आता है, जो क्या काम करेंगे 1784 में। कब? 1784 के अंदर एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे और ये क्या काम करेंगे, भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ है, क्या है, धार्मिक जो ग्रंथ है, इनके ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च करने का काम करेंगे। यानी कि एशियोटिक रिसर्च नाम की, कौन सी, एशियोटिक रिसर्च, लिख देता हूं चलो, एशियोटिक रिसर्च नाम की क्या करेंगे, एक पत्रिका का क्या करेंगे, प्रकाशन करेंगे। कहां पे? बंगाल के अंदर करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, अनुवाद विभाग की भारत के अंदर स्थापना करेंगे, जिसके एवज में विल्क्लिसन, कौन, विल्क्लिसन क्या काम करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद 1784 के अंदर। किसका? श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता का क्या करेंगे, ये इंग्लिश के अंदर अनुवाद करने का काम करेंगे। और दूसरा नाम यहां पे देखने को मिलता है लॉर्ड ऑलहैंड। कौन सा? लॉर्ड ऑलहैंड। ये दूसरे अंग्रेज हैं जो क्या काम करेंगे 1778 में। कब? 1778 में संस्कृत का, या मैं कहूं संस्कृत व्याकरण का अनुवाद करने का काम कौन करेंगे, लॉर्ड ऑलहैंड करेंगे। कब? 1778 के अंदर। और सर विलियम जॉन, कौन, सर, तीसरा जरूर याद रख लेना, सर विलियम जॉन। सर विलियम जॉन क्या है 1789 में। कब? 1789 में गीत गोविंद, किसकी, गीत गोविंद, और जो अभिन्न शकुंतलम जो है, या अभिज्ञान शकुंतलम, कौन सा, अभिज्ञान शकुंतलम, इनका क्या करेंगे, इंग्लिश में अनुवाद करने का काम करेंगे। ओके, फिर से देख लेते हैं कि प्रथम चरण में क्या होता है। 1772 से लेके 1813 के बीच में उदासीन नीतियों को अपनाते हुए भारत के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों के प्रथम सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों का चरण प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है, सामाजिकवादी और व्यापारिक हित को मुख्य दो कड़ियां बनाई जाती है, जिनके ऊपर अंग्रेज क्या काम करते हैं, इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। और इसी एवज में क्या काम करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेज क्या करते हैं,
अध्ययन करने का काम करते हैं। इसी एवज में क्या होता है, दो बड़े कदम उठाए जाते हैं। एक क्या होता है, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, सर विलियम के द्वारा। कब, 1784 के अंदर। और ये क्या काम करते हैं, रिसर्च नाम से क्या करते हैं, एक पत्रिका का प्रकाशन करने का काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, अनुवाद विभाग की भारत में स्थापना की जाती है। इसी अनुवाद के एवज में विल क्लिशन क्या काम करते हैं, 1784 के अंदर भागवत गीता का अनुवाद करने का काम करते हैं। दूसरा कौन से देखने को मिलते हैं, लॉर्ड ऑल हैंड देखने को मिलते हैं, जो क्या काम करते हैं, 1778 में संस्कृत व्याकरण जो होता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम करते हैं। और तीसरे कौन देखने को मिलते हैं, सर विलियम जॉन, जो कि 1789 के अंदर किसका, गीत गोविंद और अभिज्ञान शकुंतलम का क्या काम करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम करते हैं। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब इनका अनुवाद हुआ था तो अंग्रेजों द्वारा इन ग्रंथों को काफी ज्यादा पढ़ा गया था ताकि भारतीय लोगों के आचरण को समझा जा सके। देखिए, भारत उस वक्त भी एक हिंदू बहुलक देश था और आज भी भारत क्या है, एक हिंदू बहुलक देश है। तो ऐसे में क्या है, अंग्रेजों ने जो सबसे ज्यादा अनुवाद किए वो किसके किए, हिंदू ग्रंथों के अनुवाद करने का काम किया ताकि हिंदुओं को समझा जा सके। हालांकि बाद में मुस्लिम ग्रंथ जो है, चाहे कुरान की बात करें, उनका भी क्या देखने को मिलता है, हमें अंग्रेजी अनुवाद देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इनके दूसरे चरण, किसकी, दूसरे चरण की बात करते हैं भारतीय सरजमी। कब होगा, पहला यदि 1813 में समाप्त हो रहा है तो ये 1813 से लेके और 1857 तक कौन सा चरण चलने वाला है, दूसरा चरण चलने वाला है, जिसको हम बोलते हैं सक्रिय हस्तक्षेप। क्या होगा, सक्रिय हस्तक्षेप की नीति को यहां पे अपनाया जाएगा। यानी अंग्रेज क्या काम करेंगे, सक्रिय रूप से भारत के अंदर क्या करेंगे, दखल अंदाजी देने का काम करेंगे। और इसी कड़ी के अंदर ये भारत में कई सामाजिक सुधार लाने का काम करेंगे। देखिए ऐसा क्यों होता है, इनकी एक दो बातों को देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहां पे ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति होती है। ब्रिटेन में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। यानी कि ब्रिटेन के अंदर इस समय क्या है, उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा क्या होता है, श्वेत व्यक्ति, क्या, श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत। देखिए ये नीति बड़ी ही हास्यपूर्वक नीति है, श्वेत व्यक्ति के भार का जो सिद्धांत जो है, ओके। और इसके अलावा क्या होगा, भारतीयों में नव जागरण, क्या देखने को मिलेगा, भारतीयों में नव जागरण। यानी कि भारतीय इस वक्त क्या चाहेंगे, भारत के अंदर परिवर्तन लाना चाहेंगे। चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे इस भारतीय नव जागरण समय में, चाहे वो बात रहे राजाराम मोहन राय की बात रहे, तो अनेक बड़े सामाजिक सुधार इस कड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। एक एक करके तीनों पॉइंट को देखते हैं। देखिए ब्रिटेन की बात करें तो मैंने कहा यहां पे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। देखिए अंग्रेज आए किस एवज में भारत में थे, उनका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य क्या था, उद्देश्य उनका यही था कि भारत से ज्यादा व्यापार किया जाए। व्यापार था किस चीज का, तो व्यापार मुख्य रूप से ये वस्त्र का कर रहे थे। अब वस्त्र व्यापार के लिए मुख्य इनकी जो सामग्री थी वो क्या थी, सूती कपड़ा। क्या था, सूती कपड़ा था। और सूती कपड़े के एवज में इन्होंने कपास के उत्पादन को भी भारत में बढ़ावा दिया और दूसरा नील का उत्पादन को भी भारत के अंदर काफी ज्यादा हद तक बढ़ावा देने का काम किया। दूसरा क्या है, दूसरी देखिए श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत, ये थोड़ी सी अजीब नीति है। देखिए अंग्रेजों ने एक नीति निकाली, इन्होंने क्या कहा कि जो श्वेत लोग हैं यानी जो अंग्रेज हैं वो क्या है, सभ्य लोग हैं। अब सभ्य होने के नाते उनका यह फर्ज बनता है कि वो दूसरे देशों में जाए जहां पे असभ्य लोग रहते हैं, उनको क्या है, सभ्य बना के आए।
तो ऐसे में क्या है, उनके ऊपर इस बात का भार है, इसलिए इसको बोला गया है श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत। यानी कि सीधे रूप से अंग्रेज ये बात कहना चाहते हैं भारतीय लोग असभ्य हैं, इनको रहना खाना पीना कुछ नहीं आता, यहां पे किसी तरह की राज्य व्यवस्था नहीं है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए और भारतीयों को सभ्य करने के लिए हमें मजबूरन भारत में आना पड़ा और भारत के ऊपर हमें राज करना पड़ा। मतलब ये बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने भारतीयों का शोषण किया, हमने भारतीयों पे अत्याचार किया, या हमने उनके ऊपर जबरदस्ती राज किया। ठीक है ना। तो ये नीति कब प्रचलन में आती है? ये नीति प्रचलन में आती है 1857 से पहले पहले, और खास करके 1813 और 57 के बीच में इस नीति को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हद तक बढ़ावा देने का काम किया। तीसरा क्या है? भारतीयों में नव जागरण, यानी भारतीयों में क्या है, अब परिवर्तनवादी विचारधारा आने लगी थी। वो जो धार्मिक कुरीतियां रह रही थी या हमारे सामाजिक जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को अब खत्म करना चाहते थे। ठीक है ना। तो इसी एवज में भारत में क्या हुआ, भारतीयों में नव जागरण आया, और इसके तहत क्या किए गए, कई तरह के सुधार भारत में किए गए। इन सुधार को करवाने में अंग्रेजों की भी भूमिका रही। क्यों? देखिए दूसरी नीति में क्या बोल रहे हैं, हम सभ्य बनाने आए हैं। अब यदि इस बात का ये हवाला भारतीयों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनको साथ देना पड़ेगा भारतीयों का। तो इसी एवज में क्या हुआ, 1829 में क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा, कौन सी, सती प्रथा का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया, और इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अहम भूमिका यहां पे किसने निभाई, राजा राम मोहन राव ने। किसने? राजा राम मोहन राव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विलियम बेंटिंग, कौन है, विलियम बेंटिंग, इन्होंने क्या है, इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाने का काम किया। यानी कि पहले भारत में क्या होता था, देखिए मुख्य रूप से ये हिंदू, हाँ, जो धार्मिक सुधार मैं कह सकता हूं, क्योंकि सती प्रथा का प्रचलन हिंदू संस्कृति के अंदर ज्यादा था, जिसके तहत यदि किसी औरत का हस्बैंड मर जाया करता था तो उस औरत को सती कर दिया जाता था, या मैं कहूं उसी चिता के ऊपर उसको जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राव ने इस चीज का काफी ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा यह सरासर गलत है, औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और विलियम बेंटिंग ने इनकी बात का समर्थन किया, और समर्थन करते हुए 1829 के अंदर सती प्रथा को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा रहने वाला है, एज इट इज एग्जाम के अंदर सीधा छपता है। चलिए अगले साल की बात कर लेते हैं, 1830 की। किसकी? 1830 में ठगी प्रथा। कौन सी? ठगी प्रथा। देखिए ये प्रथा तो आज भी भारत में चल रही है ना। देखिए गवर्नमेंटली कानूनी तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठगी प्रथा आज भी चलती है। तो इसके ऊपर क्या किया गया, 1830 के अंदर ठगी प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। चलिए आगे कुछ इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं। 1843 में दास प्रथा का अंत। किसका? दास प्रथा का अंत भारत में किया गया। देखिए दास प्रथा होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है, लोगों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जैसे आज किसी सामान को खरीदते और बेचते हैं। इनकी बड़ी बड़ी मंडियां लगती थी, उनके ऊपर बोली लगाई जाती थी, और जो आदमी जिसको चाहता उसको खरीद लेता था। तो उन्होंने कहा ये तो इंसान का सरासर क्या है, शोषण है। तो इसका श्रेय किसको जाता है, एलन बरो को। किसको? एलन बरो। एलन बरो ने क्या काम किया, 1843 के ऊपर दास प्रथा के ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाने का काम किया, और कहा आज के बाद भारत में दासों को न ही खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। ओके। 1856 विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, जिसके तहत यह कहा जाता है यदि कोई औरत विधवा हो जाती है
तो उसको क्या है, दोबारा शादी करने का हक है, और यह हक उनको क्या दिया जा रहा है, कानूनन दिया जा रहा है। और लॉर्ड कैनिंग, कौन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को इसको भारत में श्रेय दिया जाता है कानूनी प्रतिबंध लगाने का। जबकि प्रश्न यदि यह छपे कि किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट भारत में पास हुआ, तो आपको याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम को, जिन्होंने क्या काम किया, इस चीज का विरोध किया, और लॉर्ड कैनिंग ने इसके ऊपर क्या है, कानूनी प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो एग्जाम में अनेक बार छपा है कि विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयत्नों से बंद हुआ और किसके शासनकाल में इसको क्या किया गया, बंद किया गया। 1844 से लेके 48 के बीच में यहां पे क्या किया गया, नरबली, क्या, नरबली प्रथा को क्या दिया गया, कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किसके, लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या कर दिया गया, इसको कानूनी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। पहले क्या होता था, जो छोटे बच्चे होते थे, यहां तक कि उनकी भी क्या है, बलि दे दी जाती थी धार्मिक क्रियाकलापों के तहत। तो ऐसे में क्या है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया 1844 से लेके 48 के बीच में। और इसके अलावा इस समय में क्या हुआ, शिक्षा का विस्तार, क्या हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, क्योंकि 1835 का जो एक्ट आता है जिसके तहत भारत में नई शिक्षा नीति को भारत में लागू करने का काम किया जाता है। तो यह रहता है सामाजिक सुधार की नजर से दूसरा चरण भारतीय सरजमी पे। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट जल्दी ले सकते हो आप इसका। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड बता देता हूं। दूसरे चरण की बात करें तो 1813 से लेकर 57 के बीच में रहता है, और सक्रिय हस्तक्षेप की नीति को यहां पे अंग्रेजों द्वारा अपनाया जाता है। यहां पे कौन कौन से बड़े कारनामे होते हैं, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है, और श्वेत व्यक्ति के भार के सिद्धांत को काफी ज्यादा आगे लाया जाता है। तीसरा क्या होता है, भारतीयों में नव जागरण आता है, जिसके तहत भारत में 1829 के अंदर सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा विलियम बेटिंग द्वारा कर दिया जाता है, और 1830 में ठगी प्रथा का अंत भी भारत के अंदर कर दिया जाता है। 1843 में दास प्रथा का अंत एलनब्रो द्वारा किया जाता है, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आता है, और 1844 और 48 के बीच में नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या कर दिया जाता है, कानूनी प्रतिबंध कर दिया जाता है। और इसी फेज के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर शिक्षा का विस्तार होना शुरू होता है। यानी कि आज भी जिस नीति को हम मान के चल रहे हैं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति इसी चरण के अंदर भारतीयों के सामने आती है, जो कि आगे जाके भारतीयों के लिए अनेक समस्या खड़ी करने का काम करेगा। शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी को बना दिया जाएगा, और भारतीयों के लिए जो सिविल सेवाएं हैं उन सिविल सेवाओं में क्या है, बाध्यता पैदा करने का काम किया जाएगा। तो आगे का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसके बाद अगला हम पूर्ण रूप से शिक्षा, जो कि इनकी अंतिम नीति है, शिक्षा के ऊपर प्रकाश डालेंगे, और उसके बाद सीधा चलेंगे 1885 में कांग्रेस के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं इनका तीसरा चरण। कौन सा, तीसरा चरण। तीसरा चरण ज्यादा कुछ खास यहां नहीं आपको याद रखना, इतनी बड़ी नीति नहीं घटती है, समय जरूर याद रख लेना। 1857 से लेके 1885 के बीच का समय रहता है किसका, तीसरे चरण का, जो कि रूढ़िवादिता को, किसको, रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। यहां पे जो रूढ़िवादी भावनाएं हैं, रूढ़िवादी भावनाएं भारतीयों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा सिर्फ आपको यहां से एक चीज याद रखनी है, नेटिव मैरिज एक्ट। कौन सा, नेटिव मैरिज एक्ट को महज याद रखना है, जो कि 1872 के अंदर भारत के अंदर प्रस्तावित होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड
नॉर्थब्रुक। देखिए वायसराय जो भारत में आ रहे हैं उनके नाम जरूर याद रखना है। तो 1872 के समय कौन है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। और ये सिर्फ एकमात्र काम करेंगे कि जो लड़की है इसकी शादी की जो आयु है ये न्यूनतम आयु कितनी कर देगा? 14 साल कर देगा। देखिए भारत में ये भी क्या था, एक बहुत बड़ी विडंबना के रूप में जाना जाता है। भारत में क्या है, बहुत अलग आयु के अंदर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और शिक्षा के अधिकार की बात करें तो नाम मात्र का शिक्षा का अधिकार क्या है, लड़कियों के पास हुआ करता था। तो ऐसे में क्या है, भारतीयों के दबाव, जो कि पढ़ा लिखा विकसित वर्ग था, उसके दबाव के बावजूद अंग्रेजों ने क्या काम किया, भारत के अंदर लड़की और लड़के की जो शादी की एज है उसको निर्धारित करने का काम किया। अब बात करते हैं अंतिम चौथा चरण। कौन सा? चौथा चरण। चौथा जो चरण है ये 1885 से लेके 1947 तक ये चरण भारतीय सरजमी पे हमें देखने को मिलेगा। और ये रहेगा राष्ट्रीयवादी प्रभाव का। किसका? राष्ट्रीयवादी प्रभाव का। यहां पे क्या है, भारतीयों में राष्ट्रीयवाद की भावना पैदा होने लगी। कारण क्या है? कारण यह है कि 1885 में क्या हो रही है, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की क्या हो रही है, भारत में स्थापना हो रही है। और इसी स्थापना के कारण क्या है, भारतीयों को अब राजनीतिक समझ में आने लगी है। अब अलग राजनीतिक दल आने लगे हैं, अलग अलग मांगे भारत में उठने लगी हैं। और यही कारण है कि भारत में अब राष्ट्रीयवाद देखने को मिलेगा। आगे जाके हमें यहां पे गरम दल देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, नरम दल देखने को मिलेगा। और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का योगदान भी आएगा। और शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों को आगे हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहां पे क्या है, इस चरण में क्या होगा, राष्ट्रवादी जो है वो क्या है, सुधार की या समाज सुधार की बात करेंगे। बार बार वो क्या कहेंगे, आप क्या करिए, भारत में सामाजिक सुधार लाइए। और दूसरा क्या होगा, यहां पे कांग्रेस की स्थापना मुख्य रूप से इस समय हमें भारतीय सरजमी के ऊपर देखने को मिलेगी। इस समय क्या होगा, 1891 का अधिनियम आएगा। क्या आएगा, 1891 का अधिनियम भारत में आएगा। और यह अधिनियम किसके समय में आएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। किसके समय में, लॉर्ड लैंसडाउन। इनके समय में क्या होगा, भारत के अंदर ये एक्ट आएगा। और ये क्या करेगा, कन्या विवाह की आयु, किसकी, कन्या विवाह की आयु कितनी कर देगा, 14 से घटा के 12 साल। कितनी कर देगा, 14 से घटा के लड़कियों की शादी की आयु क्या कर देगा, 12 साल कर देगा। और इसके बाद 1929 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शारदा अधिनियम अनेक बार छपा है। कौन सा, शारदा अधिनियम। देखिए प्रश्न सीधा छपा था कि शारदा अधिनियम भारत में कब आया था, किसके संदर्भ में था और किसके शासनकाल में आया था। तो लॉर्ड इरविन, किसके, लॉर्ड इरविन के समय में यह अधिनियम आया था। और इस अधिनियम ने क्या बात कही थी कि लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए न्यूनतम। और लड़की की कितनी होनी चाहिए, लड़की की आयु होनी चाहिए 14 साल। कितनी, लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, 14 साल न्यूनतम होनी चाहिए। यह बात किसने कही थी, शारदा अधिनियम ने कही थी। और शारदा अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय हैं। मुख्य रूप से लड़के और लड़की की शादी की आयु को निर्धारित करने का काम करेंगे। देखिए अभी हम सिर्फ सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो इसीलिए हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बातों के ऊपर क्या करेंगे, ध्यान देने का काम करें। तो यह रहेगा सामाजिक सुधार के नजरिए से चौथा चरण।
ठीक है ना। एक बार हाईलाइटेड बता देता हूं, 1885 से लेकर 1947 के बीच का यह चरण है। राष्ट्रीयवादी प्रभाव यहां पे देखने को मिलेगा और कांग्रेस की स्थापना भी यहां पे हमें देखने को मिलेगी। इसके तहत क्या होगा, 1891 का अधिनियम आएगा लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, जो क्या करेगा, लड़कियों की शादी की आयु क्या कर देगा, 12 साल कर देगा। और वापस क्या होगा, 1929 के अंदर शारदा अधिनियम आएगा और इस समय भारत के वायसराय कौन होंगे, लॉर्ड इरविन होंगे। ये लड़कियों की आयु फिर से बढ़ा देंगे शादी की, लड़की की न्यूनतम आयु 14 साल कर देंगे और लड़के की न्यूनतम आयु 18 साल कर देंगे। इससे पहले शादी करवाना कानूनन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ओके, चलिए एक दो अधिनियम और याद रख लेना। नवजात कन्या अधिनियम, नवजात कन्या हत्या अधिनियम, कौन सा, नवजात कन्या हत्या अधिनियम 1795 के आसपास भारत के अंदर आता है और 1804 तक ये देखने को मुख्य रूप से मिलता है। यह अधिनियम भ्रूण हत्या के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम करता है। यदि कोई नवजात लड़की की हत्या करता है तो उसको क्या माना जाएगा, कानूनन अपराध माना जाएगा। और इस समय कौन होंगे भारत में, जॉन शोर, कौन होंगे, जॉन शोर भारत के क्या होंगे, गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए 1885 से पहले भारत में गवर्नर जनरल और गवर्नर देखने को मिलेंगे और 1885 के बाद भारत में क्या है, वायसराय देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरा याद रख लेना, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, कौन सा, संपत्ति अधिनियम। यह अधिनियम भारत में 1937 में भारत में यह पास आउट होगा और इस समय भारत के जो वायसराय है वो लिन लिंथ्रो, कौन है, लिंथ्रो भारत के वायसराय देखने को मिलेंगे। और यह अधिनियम यह कहेगा कि आज से महिलाओं का अधिकार पुरुषों के समान क्या रहेगा, संपत्ति के ऊपर रहेगा। यानी कि यदि कोई हस्बैंड ये कहता है कि संपत्ति पे मेरा अकेले का पूर्ण अधिकार है, तो 1937 का एक्ट क्या बात कहता है अंग्रेजों में, जो लॉर्ड लिन लिंथ्रो के समय आएगा, वो ये बात कहेगा कि उनको भी क्या है, संपत्ति का पूर्ण अधिकार रहेगा। तो इस तरह से भारत में रिफॉर्म करने का काम किसने किया, अंग्रेजों ने किया। ओके, तो ये मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स हैं इनको आपको याद रखना है। आशा उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बगैर सीखिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा। कल हम शिक्षा नीति के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।